परिशुद्धता एवं यथार्थ परकता, ये दोनों ही टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम मापन में अनिश्चितता की बात करते हैं। तो अगले लेक्चर में जब हम मापन में अनिश्चितता को जानेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कब हम किसी मान को परिशुद्ध बोलते हैं और कब हम किसी मान को यथार्थ परक बोलते हैं। इन दोनों की ही परिभाषाएं समझने से पहले एक उदाहरण लेते हैं। आपने डार्ट बोर्ड देखा है। ये डार्ट्स होती हैं, जो ये कील सी या एरो सी जो आपको दिख रही है ना, छोटी छोटी, और ये एक बोर्ड है। ठीक है, इसके केंद्र पर, सेंटर पर हमने निशाना लगाना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम कुछ 3-4 ये डार्ट्स लेते हैं और निशाना साधते हैं। ठीक है, जब हम इस पे निशाना लगाते हैं, एक बार ये डार्ट इसके सेंटर पर आ जाता है। ठीक है, दूसरी बार ये वाला डार्ट जो रेड कलर का है, लाल रंग का, ये भी इसके सेंटर पर ही आ जाता है, और जो ये ब्लू वाला है ये भी इसके सेंटर पर ही आ जाता है। तो जब ये तीनों ही डार्ट्स जहां पर हमको मान चाहिए था, यानी कि इस डार्ट बोर्ड के सेंटर पे है ना, वहीं पर आ गए हैं और तीनों के तीनों आसपास ही हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमें जो मान प्राप्त हुआ है वह यथार्थ परक भी है और वह परिशुद्ध भी है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही आसपास हैं। ठीक है, और यथार्थ परक यानी कि एक्यूरेट तो ये है ही, क्योंकि जहां पर हमको मान चाहिए था सेंटर पर, वहीं पर हमको निशाना प्राप्त हो गया है। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला उदाहरण देखिए। यहाँ पर ये तीनों ही डार्ट जो हैं ये बोर्ड के एक कोने में लग गए हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो हमने निशाना लगाया है वह कुछ आसपास के बिंदुओं पर ही हमको प्राप्त हो रहा है, जबकि हमें एक्यूरेट रीडिंग कहाँ पर प्राप्त होनी चाहिए थी, इसके केंद्र पर, सेंटर पर। इन तीनों में से एक भी डार्ट इसके सेंटर पर नहीं गया, बल्कि एक कोने में गए, लेकिन तीनों के तीनों आसपास ही गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वह तो क्या है, पुअर है, यानी कि कमजोर है, खराब है, क्योंकि सेंटर पर चाहिए था ना। और जो कि प्रेसिशन है यानी कि परिशुद्धता है वह क्या है, अच्छी है। क्यों? क्योंकि तीनों ही डार्ट्स आसपास ही निशाने के रूप में लगे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इस वाले बोर्ड में देखिए, अब इसमें ये तीनों ही डार्ट्स जो हैं या जो ये एरो हैं, ये कहाँ है, बिल्कुल अलग अलग हैं। एक ये ग्रीन वाला यहाँ पर है, लाल वाला यहाँ पर है, नीले वाला यहाँ पर है। इसका मतलब जितने भी निशाने हमने लगाए सब अलग अलग जगह पर लगे हैं। एक्यूरेट तो है ही नहीं इनमें से कोई भी, क्योंकि क्या हुआ है, हमें एक्यूरेट रीडिंग सेंटर पे प्राप्त होनी थी, केंद्र पे। इनमें से कोई भी नहीं है, तो एक्यूरेसी भी क्या हो गई, पुअर हो गई, बुरी हो गई, खराब हो गई। ठीक है, और प्रेसिशन भी इसमें क्या है, बहुत ही खराब है, क्योंकि ये तीनों ही डार्ट्स कहाँ हैं, अलग अलग हैं। अगर ये आसपास होते इसकी तरह तो हम क्या बोलते कि यहाँ पर परिशुद्ध मान प्राप्त हुआ है हमें, है ना, अच्छा प्रेसिशन है ना। तो देखिए, आपने इन तीनों ही उदाहरणों को देखा जिसमें हमें जो मान है या जो हमारा निशाना है वह सेंटर पे जाके, केंद्र पर जाकर लग गया है, जो हमें वास्तविक रूप में चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है या फिर यथार्थ परकता है वह क्या है, अच्छी है। ठीक है, और तीनों ही डार्ट्स आसपास के ही मान दिखा रहे हैं, या फिर आसपास ही हमारा निशाना जो इन डार्ट्स के थ्रू हमने लगाया था वह लगा है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पर परिशुद्धता है या प्रेसिशन है वह भी बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरे वाले उदाहरण में हमने देखा कि एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि हमें सेंटर पे चाहिए था, लेकिन ये तीनों ही आसपास ही निशाने के रूप में लगे हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वह तो क्या है, पुअर है, बुरी है, और जो प्रेसिशन है यानी कि परिशुद्धता है वह क्या है, अच्छी है। ठीक है, उसी प्रकार से इस वाले उदाहरण में हमने देखा था कि ये तीनों ही डार्ट्स बिल्कुल ही अलग अलग जगह पर जाकर लगे हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एक्यूरेसी भी बहुत पुअर है यानी कि खराब है, और जो प्रेसिशन है यानी कि परिशुद्धता है वह भी क्या है, खराब है। ठीक है, तो आप समझिए कि क्या होता है परिशुद्धता और क्या होता है यथार्थ परकता। इनकी परिभाषाएं भी लिख लेते हैं। तो देखिए, परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है। ठीक है, देखा था ना कि जहां पर डार्ट्स क्या थे, आसपास थे बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये डार्ट्स की ही बात नहीं है, यहाँ पर आप कोई भी मान लोगे तो अगर आपकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा निकट आपको प्राप्त हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपका मान परिशुद्ध है। जबकि यथार्थ परकता क्या होती है
किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को ही हम क्या बोलते हैं, यथार्थपरकता बोलते हैं। ठीक है, कि मान कितने ज्यादा निकट आ रहा है वास्तविक मान के। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग परिशुद्धता और यथार्थपरकता को अच्छे से समझ गए, है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मापन में अनिश्चितता की, जिसमें हम लोग सार्थक अंक और वैज्ञानिक संकेतन तथा विमीय विश्लेषण विधि की बात करेंगे। तब तक जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मापन में अनिश्चितता। अब आप सोचेंगे कि ये मापन में अनिश्चितता का क्या अर्थ है। चलिए इसको एक उदाहरण से करते हैं, तब समझते हैं कि ये क्या अनिश्चितता है मापन में। तो देखिए, अगर हमने किसी चीज का माप लिया, ठीक है, किसी लंबाई को ही मान लीजिए, मान लिया हमने किसी कपड़े की लंबाई ली, ठीक है, और वह कुछ हमें इस प्रकार की मिली 120.44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने जो उस कपड़े की लंबाई ली, हमें 120.44 सेंटीमीटर के रूप में जो लंबाई मिली ना, उसमें कुछ अंक तो निश्चित होते हैं। देखिए 120.4 ये तो क्या होंगे, ये होंगे निश्चित अंक। ठीक है, इतना तो मान आएगा ही आएगा उस कपड़े का जब भी आप उसकी लंबाई लेते हो। ठीक है, लेकिन जो हमको ये इसमें 4 नजर आ रहा है ना, हो सकता है आप दूसरी बार जब उसका मेजरमेंट लोगे तो यहाँ पर 3 आ जाए, यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर 1 आ जाए या 5 आ जाए। तो जो ये लास्ट वाला अंक है इसको हम बोलते हैं अनिश्चित मान। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट में अगर आपको कुछ निश्चित और अनिश्चित मानों की प्राप्ति होती है तो इनकी गणना करते हुए इनको किस प्रकार से हम निश्चित रूप में या फिर निश्चित और अनिश्चित को अलग अलग विभक्त करते हुए लिख सकते हैं, वह आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ विधियां पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आप लोग ये मापन में अनिश्चितता को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन के बारे में, सार्थक अंकों के बारे में और विमीय विश्लेषण के बारे में। एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन की। जो ये वैज्ञानिक संकेतन होता है ना, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या को n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखा जाना। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये n गुणा 10 की घात n, इनमें ये जो कैपिटल n है और स्मॉल n है, इनका क्या मतलब है। तो इनका मतलब होता है, जो यहाँ पर कैपिटल n होता है वह होता है दशमलव के बाईं तरफ एक गैर शून्य अंक वाली संख्या, और जो ये हमें n गुणा 10 की घात n के रूप में स्मॉल n दिख रहा है, यह होता है पूर्णांक, जिसे हम घातांक कहते हैं। इसके लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है 4.0 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि जो ये 4 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल N, क्योंकि ये क्या है, दशमलव के बाईं तरफ की एक गैर शून्य अंक वाली संख्या है। ठीक है, अब जो ये आपको दूसरा 4 नजर आ रहा है 10 की घात 4 के रूप में, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्मॉल n। ठीक है, एक पूर्णांक ही तो है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, घातांक या फिर घात बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए 2 नियम है जो कि हम समझेंगे। देखिए, पहला नियम है, यदि दशमलव बाईं तरफ ले जाया जाए तो घात धनात्मक होगी। इसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास एक उदाहरण है, एक नंबर है 50500.0। ठीक है, इसे आपने लिखना है वैज्ञानिक संकेतन, अर्थात n गुणा 10 की घात स्मॉल n के रूप में। ठीक है, और आपको ये दशमलव कितना बाईं तरफ ले जाना होगा कि आपके पास दशमलव से पहले एक गैर शून्य अंक प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर दशमलव लगाओगे तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 5.05 है ना, 5.05 गुणा 10 की घात, आपने दशमलव को कितना नंबर आगे खिसकाया है, 1 2 3 4 है ना, तो 10 की घात कितना हो गया, 4 हो गया। आया आप लोगों को समझ में। एक और उदाहरण लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है
आपने लिखना है 783.4 783.4 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? दशमलव से पहले एक गैर शून्य अंक आपको चाहिए, तो आपको दशमलव कहाँ लाना है? यहाँ पर 7 के बाद। ठीक है, तो आप क्या बना दोगे? 7.83 7.834 गुणा 10 की घात। अब आपने दशमलव कितने अंक पीछे खिसकाया है, कितना बाईं तरफ ले गए हो? 1 2 2 नंबर ही तो बाईं तरफ ले गए हो, है ना? तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपको पहला नियम समझ में आया कि अगर दशमलव बाईं तरफ ले जाया जाए तो घात धनात्मक होगी। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम है यदि दशमलव दाईं तरफ ले जाया जाए तो घात ऋणात्मक होगी। तो इसके लिए भी एक और उदाहरण ले सकते हैं। देखिए 0.0000404। ठीक है, अब आपको इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखना है। ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए दशमलव से पहले एक गैर शून्य अंक, यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको दशमलव कहाँ पर लाना है? आपको दशमलव यहाँ पर लाना है। ठीक है, जब आप इस दशमलव को इस 4 के बाद लाते हो तो ये क्या बन जाता है? 4.04 गुणा, अब 10 की घात कितना होगा? कितना आपने दशमलव को दाईं तरफ खिसकाया है? 1 2 3 4 5, है ना? तो ये क्या हो गया? यहाँ पर तो 5 आ गया, लेकिन जब दशमलव को दाईं तरफ खिसकाया जाता है तो घात क्या हो जाती है? ऋणात्मक रूप में होती है। तो बन गया आपका, क्या बना? 4.04 × 10⁻⁻5। अब हम बात करते हैं सार्थक अंकों की। तो सार्थक अंकों को परिभाषित किस तरीके से किया जा सकता है? सार्थक अंक ऐसे अर्थपूर्ण अंकों को कहा जाता है जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं और इनमें अनिश्चितता के रूप में अंतिम जो नंबर होता है ना किसी संख्या का, उसको लिखा जाता है। तो देखिए हम किस प्रकार से किसी नंबर को सार्थक अंकों के रूप में लिख पाते हैं। अगर कोई नंबर हमारे पास है 116.44, ठीक है, तो इसमें जो 1 1 6 और 4 है, ये तो होते हैं निश्चित अंक, है ना? इतनी तो निश्चितता है कि जितनी बार आप आंकड़ा लोगे, है ना, कोई भी वैज्ञानिक आंकड़ा लोगे तो उसमें इतने नंबर तो हमेशा हर बार आएंगे। लेकिन जो ये 4 है, हो सकता है कि इसकी कुछ अनिश्चितता हो, अगली बार आपका आंकड़ा कुछ अलग आ जाए। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर होता है अंतिम नंबर, इसको हम बोलते हैं अनिश्चित अंक। तो सार्थक अंकों में किस प्रकार से इनको लिखा जाता है? सबसे पहले होते हैं निश्चित अंक और जो अंतिम वाला अंक होता है वह क्या होता है? अनिश्चित अंक होता है। ठीक है, सार्थक अंकों को समझने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। गैर शून्य मतलब नॉन जीरो, जो कि जीरो नहीं है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 42.3, तो इसमें कितने गैर शून्य अंक हैं? 1 2 3। ठीक है, तो इस नंबर में कितने सार्थक अंक हम लिखेंगे? हम लिखेंगे इसमें 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आपके पास कोई नंबर है 42.224, ठीक है, इसमें आपको सार्थक अंक बताने हैं। कितने गैर शून्य अंक हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, सार्थक अंक इसमें हो गए। ठीक है, तो पहला नियम आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम है दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सदैव सार्थक अंक होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई अंक है 6.02, ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कितने सार्थक अंक हैं। तो क्या बोला है? दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित, यानी कि दो गैर शून्य अंक कौन कौन से? इसमें 6 है और 2 है, इनके बीच में स्थित शून्य सदैव सार्थक अंक होता है। इसका मतलब इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 1 2 और 3, है ना? तो कितने सार्थक अंक लिख देंगे आप? 3 सार्थक अंक। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? पहला नियम क्या था कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दो गैर शून्य अंकों के बीच में उपस्थित जो शून्य होता है वह भी क्या होता है? सार्थक अंक होता है। ठीक है, एक और उदाहरण करिए। 5.003, इसमें सार्थक अंक होंगे। तो देखिए 1 2 3
4, दो गैर शून्य अंकों के मध्य में स्थित शून्य सदैव सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? इसमें हो गए 4 सार्थक अंक। ठीक है, दो नियम समझ गए आप लोग सार्थक अंकों से संबंधित। अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है कि किसी गैर शून्य अंक के बाईं तरफ लिखा गया शून्य सार्थक अंक नहीं होता, वे केवल दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारित करते हैं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखिए 0.523, ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कितने सार्थक अंक हैं। तो क्या लिखा गया है? किसी गैर शून्य अंक के बाईं तरफ लिखा गया शून्य, यानी कि ये एक क्या था? गैर शून्य अंक है 5, है ना। इसके बाईं तरफ क्या लिखा गया? एक शून्य लिखा गया है। ये क्या है? ये है सार्थक अंक नहीं है। ये केवल क्या बता रहा है? दशमलव का बिंदु स्थान को निर्धारित करने के लिए लगाया गया है। तो इस वाले नंबर में कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? इस वाले नंबर में हो जाएंगे 1, 2 और 3। तो आप क्या लिख देंगे? इसमें हो गए 3 सार्थक अंक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 0.003। ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? इसमें होगा 1 सार्थक अंक। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी दो नियम आपने पढ़े। पहले नियम में क्या था? सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं, है ना, ऐसा ही था ना। तो इसमें देखिए गैर शून्य अंक है 3, ठीक है, तो ये तो सार्थक अंक हो गया। अब बोला गया है कि दो गैर शून्य अंकों के बीच स्थित शून्य सदैव सार्थक अंक होते हैं। मतलब कि दो गैर शून्य अंक होने चाहिए और उनके बीच का शून्य भी सार्थक अंक माना जाएगा। जबकि यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ पर दो गैर शून्य अंकों के बीच में नहीं है। इधर साइड इसके बाईं तरफ देखो तो सारे शून्य ही है। ठीक है, केवल दाईं साइड पर एक क्या है? गैर शून्य अंक है। इसीलिए इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? इसमें केवल एक ही सार्थक अंक होगा। ठीक है, इनकी खूब सारी प्रैक्टिस आपने करनी है, तभी समझ में आएंगे। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप क्या कर सकते हो? आगे की न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स में भी ये पढ़ना ही है आपको। ठीक है, तो इनको अच्छे से सीख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट नियम क्या कहता है। अगला नियम है कि समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास एक नंबर है 12.0, ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो आप बोलेंगे इसमें 3 सार्थक अंक हैं। ऐसा क्यों? जरा ऊपर नियम को अच्छे से पढ़िए और समझिए। इसमें 3 सार्थक अंक कैसे हुए? क्योंकि नियम में लिखा है समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं, यानी कि दशमलव बिंदु के किधर आ रहा है? दाहिनी तरफ। ठीक है, सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें आप क्या बोलेंगे? इसमें आप बोलेंगे कि 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक नंबर है 11.000। ठीक है, आप बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो दशमलव बिंदु की दाहिनी तरफ जितने भी अंक आते हैं वे क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें हो गए 5 सार्थक अंक। तो आप समझ गए कि सार्थक अंक क्या होते हैं और इनके क्या क्या नियम होते हैं, और इनके नियमों के माध्यम से ही आप सार्थक अंकों को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो पहला है इनको जोड़ा और घटाया किस प्रकार से जाता है। ठीक है, तो पहले हम जोड़ना देखते हैं कि किस प्रकार से जोड़ते हैं इनको। देखिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं। एक है 3.52, दूसरा है 2.3 और तीसरा है 6.24। आपको इन्हें पहले नॉर्मली जोड़ना है, जैसे आप जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 4 + 2 तो 6 हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया 10, 0। ठीक है, और यहाँ पर 1 कैरी आ गया, तो ये यहाँ पर बन गया 12.06। ठीक है, अब देखिए आपको इसका मान कितना प्राप्त हो गया? 12.06। लेकिन अगर आपको इसे सार्थक अंकों के रूप में लिखना है तो आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि जितने भी नंबर आपको दिए जाएंगे जोड़ने के लिए, उसमें से सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है कि दशमलव के बाद सबसे कम नंबर कितने हैं। तो सबसे कम नंबर इन तीनों संख्याओं में किसमें है? दशमलव के बाद इसमें है। और कितना नंबर है? केवल
एक ही नंबर है, ठीक है। तो हमें अपना जो अंक लिखना पड़ेगा वह भी हमें दशमलव के बाद एक नंबर के रूप में लिखना होगा। तो इस नंबर को जब हम सार्थक अंकों के रूप में लिखेंगे तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 12.1। अब हमने एक क्यों लिखा? हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं ना कि जब 5 से अधिक कोई नंबर होता है तो हम उससे पहली वाली संख्या में 1 को जोड़ देते हैं। तो 0 में 1 को जोड़ दिया तो क्या बन गया? 12.1। तो ये तो हो गया सार्थक अंकों का योग करना। अब हम देखते हैं कि सार्थक अंकों को घटाया किस प्रकार से जाता है। देखिए, आपके पास एक नंबर है 23.4730 अर्थात 23.4730। इसमें से आपको घटाना है 12.11। अब इसको घटाइए तो इसको घटाने पर आपको प्राप्त हो जाता है 11.3630। अब इसमें भी आप सेम ही चीज देखोगे कि कौन से नंबर में ऐसा नंबर है मतलब जिसमें दशमलव के बाद न्यूनतम अंक है। तो कौन सा है? 12.11 है ना। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, ठीक है। तो जो आपका परिणाम आएगा उसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? उसमें भी दशमलव के बाद 2 ही अंक होने चाहिए, है ना। तो हम गैर सार्थक अंकों को हटा देते हैं और इसका सार्थक अंक बना के क्या लिख देते हैं? 11.36, ठीक है। तो आप समझ गए किस प्रकार से सार्थक अंकों को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस गुणा और भाग के भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग गुणा देखते हैं कि किस प्रकार से सार्थक अंकों को गुणा किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास कुछ नंबर हैं, गुणा करने के लिए आपको करना है 2.2120 गुणा 0.011, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही देख लेना है कि कौन से नंबर में सबसे कम सार्थक अंक हैं दशमलव के बाद। तो कौन से नंबर में? इस दूसरे वाले में है। और दूसरे वाले में कितने सार्थक अंक हैं दशमलव के बाद? 2 ही तो हैं, हमने बात की थी ना अभी। तो देखिए, इन दोनों को जब आप गुणा करते हैं तो आपके पास नंबर प्राप्त होता है 0.024332, ठीक है। अब हमें इसको सार्थक अंकों के रूप में रखना है और गैर सार्थक अंकों को हटा देना है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक आने चाहिए? 2 आने चाहिए, है ना। तो दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक आ रहे हैं यहाँ पे? अगर हम केवल 0.024 को रखेंगे तो हमको अपना जो परिणाम है सार्थक अंकों के रूप में वह प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 0.024, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखते हैं कि भाग कैसे किया जाता है सार्थक अंकों में। तो भाग में भी आप सिमिलर ही चीज देखोगे, ठीक है। सबसे पहला काम आपका वही होगा जो इसमें हो रहा था कि आप देखोगे कि कौन से नंबर में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है? एक नंबर है 4.2211, ठीक है। इसको डिवाइड देना है 3.76 से, ठीक है। तो इस वाले नंबर में कितने सार्थक अंक हैं? इस वाले नंबर में है 3 सार्थक अंक, ठीक है। तो आपका जो परिणाम आएगा उसमें भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए? उसमें भी 3 ही सार्थक अंक होने चाहिए, ठीक है। तो जब आप 3.76 से इस वाली संख्या को भाग दोगे तो आपके पास में परिणाम प्राप्त होगा 1.12263। इनको सार्थक अंकों के रूप में अगर लिखना है, इनमें से गैर सार्थक अंकों को हमने हटा देना है, तो जो हमें परिणाम मिल जाएगा वह कितना हो जाएगा? 1.12। और यही हो गया आपका आंसर। तो आप समझ गए सार्थक अंकों की जो जोड़, घटाना, गुणा और भाग किस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इनके और क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग एक आज का लास्ट कॉन्सेप्ट या लास्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वह है विमीय विश्लेषण। यह आप बचपन से ही अपनी मैथमेटिक्स में करते आए हैं कि कैसे रूपांतरित करना है कुछ गुणांकों को आपस में, ठीक है। और इसको इकाई गुणक विधि या गुणक लेवल विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ये वैसे आपको आता ही है, आप जैसे जैसे इसको करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही इजी और सिंपल वाला है, ठीक है। तो देखिए, आपको निकालना है 3 दिनों में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है। कुछ समझ में आया? करते तो हो आप लोग, है ना, छोटी क्लासेस में भी किया है, ठीक है। तो 3 दिनों में आपको सेकंड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? आप सबसे पहले इस विधि के लिए क्या करते हो, आप लिख लेते हो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो एक दिन में होते हैं 24
घंटे। ठीक है, ये पता है आपको, है ना। घंटे को हम लोग किस में दिखाते हैं, आवर्स में दिखाते हैं, और जो ये है दिन है इसको हम लोग लिखते रहेंगे डे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक दिन बट्टे कितने घंटे, 24 घंटे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 24 घंटे बट्टे एक दिन के। ठीक है, और ये दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगे, इकाई गुणक यानी कि एक के। हुए कि नहीं हुए, क्योंकि एक दिन में भी कितने घंटे हैं, 24 घंटे ही हैं। तो जब 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा तो एक आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, एक दिन में अगर आप यहाँ पे 24 घंटे रख दोगे, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा तो एक ही आ जाएगा। तो आप इसको इन दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक चीज और मालूम है। आपको क्या मालूम है, आपको पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट होते हैं ना एक घंटे में। ठीक है, तो आपने कितने दिनों के लिए निकालना है, आपने निकालना है 3 दिनों के लिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे करेंगे 3 डेज यानी कि 3 दिन गुणा 24 घंटे बट्टे एक दिन। ठीक है, गुणा, इसी प्रकार से आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 60 मिनट बट्टे एक घंटा। एक ही तो बात हुई, ऐसी ही जैसे हमने ये वाला लिखा था, है ना। और साथ ही साथ क्योंकि आपको सेकंड में बदलना है तो सेकंड तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको पता है एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, 60 सेकंड बट्टे एक मिनट। ठीक है, अब इन सबको आपने क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो इन सबको जब आप गुणा करोगे तो किस प्रकार से बन जाएगा, 3 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60। ठीक है, और आपको आंसर इसमें क्या मिल जाएगा, आपको आंसर में मिल जाएगा 2,59,200 क्या सेकंड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विमीय विश्लेषण विधि, जिसमें आप क्या करते हो, विभिन्न विमाओं को या इकाइयों को आपस में क्या कर देते हो, गुणा कर देते हो या इंटरचेंज कर देते हो। ठीक है, तो उससे आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने वैज्ञानिक संकेतन, सार्थक अंक और विमीय विश्लेषण विधि देख ली। इन विधियों का प्रयोग आप करोगे जब आगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो इनकी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रासायनिक संयोजनों के नियम की। ठीक है, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से किसी आंकड़े में से गैर सार्थक अंकों को हटाया जाता है या राउंड ऑफ किया जाता है, राउंडिंग ऑफ किया जाता है। ठीक है, आज हम लोगों को रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ने थे, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक ये बच गया था, लास्ट वीडियो में हम इसे कवर नहीं कर पाए थे, इसलिए आज हम इससे संबंधित कुछ नियम देख लेते हैं। तो इसमें पहला नियम है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हमने हटाना है 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। ये सब वैसे आप मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में भी करते आए हैं, बस एक बार थोड़ा सा इसको जान लेना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 1.286, ठीक है, अब हमने इसमें से इस 6 को हटाना है। ठीक है, तो जब हम इस 6 को हटाएंगे तो हम इस नंबर को लिख देंगे 1.29। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें सबसे दाईं ओर वाला अंक इसको हटाना था 6 को। ठीक है, और ये 6 क्या है, 5 से ज्यादा है, तो इससे पहले वाले अंक के मान में हमने क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। तो आंसर कितना आ गया, 1.29। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए अगर हमारे पास एक संख्या है 12.06, ठीक है, इसका सबसे दाईं ओर वाला अंक कौन सा है, 6, इसे हमने हटाना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इस 6 को हटा देंगे लेकिन इस 0 में 1 जोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 12.1। तो ये तो पहला नियम हो गया कि किस प्रकार से गैर सार्थक अंकों को हटाया जाना चाहिए। इसका दूसरा नियम है, यदि हटाया गया अंक 5 से कम है,
तो अंतिम परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी क्या था, अभी था कि हटाया गया अंक 5 से अधिक है, तो इससे पहले वाले अंक में हमने 1 जोड़ दिया था। अब क्या है, हटाया वाला अंक 5 से कम है, तो अंतिम परिणाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, आपके पास एक आंकड़ा है 24.123, ठीक है। तो इसमें से आपने जो ये अंतिम वाला अंक है उसको हटाना है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये है 5 से कम, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 24.12। समझे। तो एक और इसमें उदाहरण लेते हैं, एक दूसरा उदाहरण है, अगर हमारे पास कोई नंबर है 5.221, ठीक है, और हमने इसमें से ये अंतिम वाले अंक को हटाना है और ये क्या है, 5 से कम है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह कितनी हो जाएगी, 5.22। तो समझिए आप लोग दूसरा नियम भी, ठीक है। अब इसका एक लास्ट नियम और देखते हैं कि यदि सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 हो तो उससे पहले का अंक सम होने की स्थिति में अपरिवर्तित रहेगा, परंतु विषम होने पर 1 अंक बढ़ा दिया जाएगा। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 1.6145, ठीक है, और हमने इसको 4 सार्थक अंकों में व्यक्त करना है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बोला है कि अगर दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक, ये वाला अंक हटाना है, 5 हो, ठीक है, तो उससे पहले वाला अंक अगर सम है, ठीक है, तो इस स्थिति में जो मान रहेगा वह क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब इस 4 में हमने कुछ भी नहीं जोड़ना है, और जब हम इस 5 को इस नंबर से हटा देंगे तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, हम इसको लिखेंगे 1.614, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया जब 5 से पहले वाला अंक क्या था, सम था, ठीक है। अब हम एक कंडीशन देखते हैं जब अंक विषम हो, ठीक है। तो हमारे पास एक नंबर है 1.6175, ठीक है। अब देखिए हमें हटाना है ये वाला नंबर, सबसे दाहिनी ओर वाला नंबर, ठीक है, जो कि है 5, ठीक है, और इससे पहले वाला नंबर क्या है, विषम है ना। तो इसको हटाने पर हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इसमें से 5 को हटा देंगे, हमें 4 सार्थक अंक चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा 1.618, एक ही तो जोड़ना है उससे पहले वाले अंक में, है ना। तो आप लोगों को ये कुछ नियम समझ में आए, जिसमें पहला नियम था कि अगर सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हमने हटाना है वह 5 से अधिक है, तो जब हम उसको हटाएंगे तो उससे पहले वाले अंक के मान में 1 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा नियम था कि यदि हटाया गया अंक 5 से कम है तो अंतिम परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाला अंक 5 से कम था, ठीक है, तो जो अंतिम परिणाम आया केवल हमने इसको हटा दिया और हमें सार्थक अंकों की प्राप्ति हो गई। फिर अगला नियम क्या था कि अगर सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाया जाना है 5 है, तो उससे पहले वाला अंक सम होने की स्थिति में अपरिवर्तित रहेगा, वैसे का वैसे ही रहा। हमें 4 सार्थक अंक चाहिए थे, हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले वाला अंक विषम है तो हम क्या करते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं और इस 5 को हटा देते हैं। तो हमने ये इस प्रकार से उदाहरण देख लिया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कुछ नियम राउंड ऑफ करने के या राउंडिंग ऑफ करने के, या फिर गैर सार्थक अंकों को किसी भी आंकड़े से हटाने के, है ना। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे रासायनिक संयोजनों के नियम की। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।